ये बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9.32। ये बहुत बढ़िया एनालिटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं और ये पांचों के पांचों पार्ट्स बहुत अच्छे प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना है। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 9.32 में पहला क्वेश्चन है, the angle subtended at the eye by an object is equal to the angle subtended by the eye at by the virtual image produced by the magnifying glass. In what sense then does the magnifying glass provide angular magnification? देखिए, जब भी हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि मान लीजिए मैंने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल फोकस से जाएगी, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और सीधी सीधी निकल जाएगी। अब ये दोनों की दोनों लाइट रेज जो है, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होगा कि ये कहीं तो भी तो यहाँ पे आकर के मिल रही हैं। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि जो एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का एंगल ये है और इमेज का जो एंगल है वो भी यही है। तो जब दोनों एंगल ऑब्जेक्ट और इमेज का जब सेम है तो हम लोगों को मैग्निफिकेशन कैसे मिल रहा है, मैग्निफिकेशन कैसे मिल रहा है? तो इसमें ये लोगों ने क्वेश्चन में हम लोगों को एक्चुअल में उलझा दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर में एंगुलर मैग्निफिकेशन की जो रियल डेफिनेशन है वो हम लोग बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द angle subtended by image divided by angle subtended by object when it is kept at image distance। मतलब angle of image divided by angle of object when it is kept at image distance। ये एक्चुअल डेफिनेशन है इसकी। ओके, मतलब इसकी डेफिनेशन के हिसाब से आप जो है ऑब्जेक्ट को इमेज डिस्टेंस पे ले करके जाइए और फिर वहां से जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है यह लीजिए, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल जो है ये वाला लेना है हम लोगों को ऑब्जेक्ट, दिस इज अल्फा, और जो पहले एंगल बनाया था ये एंगल बीटा। तो दिस बीटा अपॉन अल्फा का जो रेशियो है ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है। अब वो हमसे ये बोल रहे हैं कि ये जो बीटा एंगल है ऑब्जेक्ट के साथ में भी यही है और इमेज के साथ में भी यही है, ठीक है? तो आप जस्टिफाई कीजिए कि हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन मिल रहा है। तो इसका जवाब हम लोग देंगे, बड़ा सिंपल है, और वो ये कि देखिए ये जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो d से बहुत कम होता है, वो d से बहुत कम होता है। मतलब ऑब्जेक्ट इतना नजदीक रखा हुआ है कि वो हम लोग क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हैं। इतना नजदीक और इतना छोटा ऑब्जेक्ट है, इतना नजदीक रखा है, एंड ऑब्जेक्ट साइज इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। ऑल्सो ऑब्जेक्ट साइज इज वेरी स्मॉल। तो हम तो वैसे भी इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, तभी तो ना हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज क्यों कर रहे हैं? ताकि वो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट साइज ऑलरेडी बहुत छोटा है, बहुत नजदीक है और बहुत छोटा है, इसीलिए हम लोगों को दिख नहीं रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसी ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाइड इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर हम लोगों ने बनाया है और यहां पे इमेज हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। ओके,
तो यहां पे जो अपग्रेडेशन है वो ये कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोगों ने उसकी मैग्नीफाइड इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ले जा करके देख रहे हैं, तभी हम लोग को सही से दिख रही है और हम उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में हम लोग ये बताएंगे फॉर बेटर कंपैरिजन, हम लोग ऑब्जेक्ट को अब उसकी रियल लोकेशन से इमेज की लोकेशन पे ले जा करके कंपेयर कर रहे हैं। ओके, एंगुलर मैग्निफिकेशन यहां पे हम लोगों को इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो क्लियर इमेज जो है, क्लियर इमेज कैन बी सीन ओनली व्हेन इमेज इज formed at least distance of distinct vision। तो यहां पे एक्चुअल में वो कंफ्यूज कर रहा है, अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ये तो हम वैसे भी नहीं देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इसकी इमेज यहां फॉर्म करें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तब तो देख सकेंगे ना। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन तो हम लोगों को मिलती है। ओके, इसी के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में बोल रहा है इन वीविंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास वन यूजुअली पोजिशंस one's eye very close to the lens. Does angular magnification changes if the eye is moved back? अभी हम लोग ये मानकर चलते हैं कि हमारी आंखें यहां पे लगी हुई है इसके नजदीक। अगर हम अपनी आंखें थोड़ी सी पीछे कर लें, अगर हम अपनी आंखें थोड़ी सी पीछे कर ले तो क्या मैग्निफिकेशन में अंतर पड़ेगा? वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हमारी आंखें यहां नहीं है, यहां पे जहां होनी चाहिए थोड़ी सी अगर पीछे हो जाएगी तो क्या मैग्निफिकेशन में अंतर पड़ेगा? तो अपन जवाब देंगे बिल्कुल पड़ेगा। इसका जवाब है बी वाले पार्ट का, यस यस as we move back from convex lens magnification decreases। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि मान लीजिए अगर मेरे पास ये लेंस है और मैं अपनी आंखों को यहां पे लगा करके रखा हूं बिल्कुल लेंस के नजदीक। अगर लेंस के नजदीक मेरी आंखें हैं और मान लीजिए वर्चुअल इमेज कहीं तो भी तो यहां पे फॉर्म हो रही है, अगर यहां पे फॉर्म हो रही है तो जो मुझे एंगल मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा। ये एंगल मिलेगा से अल्फा 1 या एंगल मान लेते हैं थीटा 1। अगर मैंने अपनी आंखें पीछे कर ली थोड़ी सी, अगर मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी पीछे कर ली तो ऐसी सिचुएशन में यहीं से जो आने वाली जो इमेजेस हैं वो जो एंगल बनाएंगी वो एंगल बनाएंगी से थीटा 2। और जाहिर सी बात है जो पीछे वाला एंगल होगा वो छोटा एंगल होगा। तो हियर हम लोग कह सकते हैं कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। तो जिसका एंगल बड़ा होगा उसमें मैग्निफिकेशन भी ज्यादा मिलेगी। तो मैग्निफिकेशन जो पहले केस में होगा वो मैग्निफिकेशन दूसरे वाले केस से हमें ज्यादा मिलेगा। तो जैसे जैसे हम लोग लेंस से आंखें दूर लेकर के जाएंगे हमें मैग्निफिकेशन कम मिलेगी। यहाँ पे हम लोगों को लेस मैग्निफिकेशन मिलेगी, यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगी। तो ये बी वाला पार्ट तो बड़ा आसान था। फिर अब सी वाले पार्ट पे आते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सी वाले पार्ट में हम लोगों को बता रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, मैग्नीफाइंग पावर जो होती है
कैपिटल M is inversely proportional to focal length of the lens. फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. What then stops us from using a convex lens of smaller and smaller focal length and achieving a greater and greater magnifying power? वो ये कह रहा है कि why don't we take focal length smaller and smaller and smaller to get magnifying power greater and greater and greater? आप फोकल लेंथ को घटा क्यों नहीं देते हो? बहुत कम कर दो, कम से कम कर दो, इतना कम कर दो कि फोकल लेंथ बहुत कम हो जाए तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो बहुत बढ़ जाए. ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों नहीं किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो इसका जवाब हम लोग देते हैं. मान लीजिए मैंने एक लेंस फॉर्म किया. लेट वी टेक कॉन्वेक्स लेंस, और वो भी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं. इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का. तो यहां पे जो दो कर्वेचर्स हैं जिसके अंदर में R1 R2 ये दोनों बराबर मान लेते हैं R के, दोनों को हम लोग R के बराबर मान लेते हैं. तो जो R1 का कर्वेचर है वो इस तरफ है, R1 जो कि पॉजिटिव आएगा, और R2 का जो कर्वेचर है वो इस तरफ आएगा, R2 जो कि निगेटिव आएगा. करेक्ट है. तो बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2. इसको हम लोग यदि इसमें पुट करें ये वैल्यूज, तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1 अपॉन प्लस R -1 अपॉन -R, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू n-1, 2 अपॉन R. तो फोकल लेंथ आ जाएगा R अपॉन 2 टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1. इसका मतलब है फोकल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑल्सो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑल्सो. अब हम मान लेते हैं मेरे पास दो ऐसे लेंसेज हैं, ये बड़ा रेडियस कर्वेचर और ये छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया R लार्ज और यहाँ पे ले लिया R स्मॉल. अगर R लार्ज लेंगे तो फोकल लेंथ भी लार्ज होगी, और R स्मॉल लेंगे तो फोकल लेंथ भी स्मॉल होगी. अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप फोकल लेंथ छोटा क्यों नहीं ले लेते हैं? मतलब आप ये चूज क्यों नहीं करते हो? ये चूज क्यों नहीं करते हो? Why don't you choose this type of lens? ऐसे स्फीयर से क्यों नहीं लेंस हम लोग काट लेते हैं? तो आप खुद देख सकते हैं, ऐसे स्फीयर से अगर मैं लेंस काटूंगा तो मुझे लेंस तो छोटू सा मिलेगा, ऐसा छोटू सा लेंस मिलेगा, एकदम छोटू सा लेंस, इतना छोटू सा लेंस मिलेगा. ठीक है, अगर मैंने बड़ा लेंस लेने की कोशिश की तो फिर लेंस मोटू सा हो जाएगा. बड़ा सा लेंस अगर चाहिए तो फिर मैं मोटा लेंस बनाऊंगा. यदि मुझे एपर्चर, सेम एपर्चर साइज चाहिए, मान लीजिए यहाँ से और ये एपर्चर सेम चाहिए, तो मुझे तो यहाँ पे तो दुबला पतला लेंस मिलेगा, मगर यहाँ पे मोटू सा लेंस मिलेगा. अगर लेंस मेरा मोटा हो जाएगा, ठीक है, अब आप खुद सोचिए, अगर लेंस मेरा मोटा हो जाएगा तो फिर ये फॉर्मूला कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूं? क्योंकि ये तो थिन लेंस के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, ये तो फॉर्मूला हम लोग थिन लेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो फॉर स्मॉलर फोकल लेंथ, अगर मैंने फोकल लेंथ स्मॉल किया तो इसके अंदर में मुझे मिलेगा स्मॉल एपर्चर. अगर एपर्चर साइज स्मॉल हुआ तो थिक लेंस बन जाएगा, और अगर थिक लेंस बन जाएगा तो नो वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले की वैलिडिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने सारे जो है
थिन लेंसेस के लिए बनाए हुए हैं। तो एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से नीचे हम लोग जा नहीं सकते हैं। भाई आप थिकनेस जो है, फोकल लेंथ जैसे जैसे बढ़ा घटाओगे तो थिकनेस बढ़ती जाएगी, थिकनेस बढ़ेगी तो फिर दिक्कत जाएगी। और वैसे भी छोटे साइज के जो लेंसेस के लिए जो छोटे छोटे स्फीयर्स होते हैं, उनमें हम लोगों को परफेक्टली स्फेरिकल बनाने में भी बहुत दिक्कत जाती है। तो इसके अंदर में स्फेरिकल एबरेशंस भी आते हैं, स्फेरिकल्स एबरेशन भी इसके अंदर में आ जाते हैं। मतलब हर तरीके से प्रॉब्लमेटिक है, एक लेवल के नीचे जा भी नहीं सकते। और अगर इतना छोटा लेंस अगर आप बना भी दोगे तो प्रैक्टिकल यूज क्या है फिर उसका? इतने छोटे से लेंस का आप करोगे क्या भाई? कि कुछ एक साइज तो चाहिए ना आपको। आप एक सही साइज का अगर आप लेंस लोगे तो उसको यूज कर पाएंगे हम लोग। अगर बहुत ही छोटा लेंस बन जाएगा तो फिर उतने छोटे एपर्चर जो है यूजलेस हो जाएंगे। तो स्मॉल एपर्चर के जो लेंसेज होते हैं वो यूजलेस होते हैं, यूजलेस होते हैं प्रैक्टिकली। इसीलिए हम लोग जो है एक लिमिटेड फोकल लेंथ के नीचे नहीं गिर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फोकल लेंथ गिराओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी घट जाता है। गॉट द पॉइंट? तो ये हमारा था सी वाला पार्ट। अब हम डी वाले पार्ट पे चलते हैं। Why must both the objective and eyepiece of a compound microscope have short focal length? ये बहुत आसान है। ये बोल रहा है डी वाले पार्ट को मैं यहां कर देता हूं। डी वाले पार्ट को मैं यहां कर देता हूं। वो कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों को हमें छोटा क्यों लेना पड़ता है? तो देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। आईपीस तो सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। आईपीस मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप है, और सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है 1+D/FE, करेक्ट। और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है V/U। ओके, मगर ये जो U है, ये U बहुत नजदीक होता है फोकस के बहुत नजदीक होता है। तो U0 जो है अप्रोचेस टू F0 होता है। ऐसी सिचुएशन में मैग्निफिकेशन हम लोग बोल सकते हैं दैट इज नियर अबाउट इक्वल टू V0/F0 1+D/FE। तो आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन में दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब ये टू गेट मोर मैग्निफिकेशन FO and FE should be less। ये दोनों के दोनों कम होने चाहिए, तभी आपको मेन मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगी। गॉट द पॉइंट? इसके बाद ई पार्ट है, व्हेन वीविंग थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आवर आईज शुड बी पोजिशन्ड नॉट ऑन द आई पीस बट अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट फॉर बेस्ट वीविंग। व्हाई? How much should be that short distance between eye and eyepiece? तो देखिए, इसमें क्या होता है, जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो एक ट्यूब होती है। उस ट्यूब को हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप। इसे कहते हैं हम लोग ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप। इसे हम लोग कहते हैं ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप। इस ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप में हम लोग आईपीस लेंस लगाते हैं। आईपीस लेंस लगा रहता है, जहां से हम लोग देखेंगे इस आईपीस लेंस, ये जो है आईपीस लेंस होता है, और कुछ रिंग्स होती हैं, ठीक है। इसको अपन लोग कहते हैं आई रिंग्स। इसे हम लोग कहते हैं आई रिंग। मतलब जब हम लोग अपनी आंखें पूरी टिका देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर, तो हमारी आंखें
वो जो ट्यूब जिसके ऊपर हम लोग रखते हैं वो उस लोकेशन को कहते हैं आई रिंग। ठीक है, अब आई रिंग से जो है लेंस की जो दूरी होती है वो कुछ दूरी होती है। ठीक है, क्योंकि ये भी कोई बहुत बड़े साइज का नहीं है, आई पीस का फोकल लेंथ भी कम होता है, कम होता मतलब वो भी छोटे साइज का है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी लाइट रेज यहां से बाहर निकल रही होंगी, वो लाइट रेज बाहर निकलेंगी जब यहां से, तो उस आइस का फील्ड ऑफ व्यू भी तो होना चाहिए। मतलब यहां पे जो भी हमारी आंखें लगी होंगी, यहां पे जो भी आंखें लगी होंगी ऐसे, यहां पे जब हम देखेंगे यहां से, तो इस आई का होता है फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, इस दिस आई हैज गॉट, आई शुड हैव नेसेसरी फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू होना चाहिए उसका, ताकि जो लाइट रेस यहां से निकल रही है उसको दिखनी भी चाहिए ना। अगर जैसे जैसे हम नजदीक जाएंगे फील्ड ऑफ व्यू घट जाएगा, जैसे जैसे आंखें नजदीक जाएगी फील्ड ऑफ व्यू घटते जाएगा और क्लैरिटी जो है वो खत्म होती जाएगी। एज वी मूव फॉरवर्ड, as we move our eyes towards, as we move our eyes towards eyepiece, eyepiece की तरफ आप जब ले करके जाओगे, एरिया ऑफ जो फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू डिक्रीजेस, और जब फील्ड ऑफ व्यू डिक्रीज हो जाएगा तो क्लैरिटी और विजिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, विच डिक्रीजेस क्लैरिटी। क्लैरिटी जो है उसमें खत्म हो जाएगी। एक और चीज इसके अंदर में मायने रखता है, और वो ये कि इसका जो एपर्चर का साइज है और हमारे जो प्यूपिल का एपर्चर है वो दोनों भी मैच होने चाहिए। प्यूपिल का एपर्चर इसके एपर्चर से बड़ा होगा तो पूरी की पूरी लाइट रेज अंदर जाएगी आंखों के। तो एपर्चर ऑफ प्यूपिल, एपर्चर ऑफ प्यूपिल शुड बी ग्रेटर देन एपर्चर ऑफ लाइट, एपर्चर ऑफ आई पीस। तो यदि आप इसको पूरी तरीके से विजुलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अपनी आंखें थोड़ा सा दूर रखें, आई रिंग के ऊपर टिका करके रखें। आई पीस से जो थोड़ी सी दूरी होगी उसके कारण ये अच्छे से देख सकेगा। अदरवाइज पूरी पूरी लाइट के एब्सेंस में क्लियर इमेजेस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आपको फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है, तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो डिस्टेंस कुछ इस तरह, और उसको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, इस आई रिंग को भी थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं ताकि हम लोग को फील्ड ऑफ व्यू बेहतर मिले। तो दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द एडजस्टमेंट ऑफ द पर्सन साइड। वो जो भी ऑब्जर्वर होगा वो अपनी सेटिंग अपनी आंखों के हिसाब से कर लेगा। ओके, गॉट द पॉइंट। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, आप इसको फटाफट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं।